अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। वीलॉग के आगाज़ में तमाम सुनने वालों को, देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि जो फ़लस्तीन में, गज़ा में इस वक्त मुसलमान महसूर हैं, जुल्म बर्बरियत का बाज़ार जिन पे गर्म है, उनके लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें सुरखरू करें और वो कामयाब हों और मुसलमानों पे ये जो मुश्किल वक्त है इससे हमारी जान खुलासी हो। पाकिस्तान की सियासत पे ही बात करेंगे। इस वक्त माहौल गर्म है। मुस्लिम लीग नून ने टिकटें वसूल करना शुरू कर दी हैं, टिकटों के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं। जो कानूनी मामलात हैं, नवाज शरीफ साहब की अपीलों को लेकर भी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको नोटिस कर दिया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। और अदालतों के अंदर कुछ और भी अहम मामलात चल रहे हैं, कुछ अहम फ़ैसले, जिस तरह जो नैब तरमीम का फ़ैसला था उस पर एहतसाब अदालतों को हतमी फ़ैसला करने से आज रोक दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। फ़ारूक नाइक साहब ये अपील लेकर गए थे, लेकिन ये जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने कहा कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का डिटेल डिसीजन नहीं आ जाता, तफसीली फ़ैसला नहीं आ जाता, उस वक्त तक हम सिर्फ़ अदालतों को इन मामलात पे एहतसाब अदालतों के अंदर जो केसेस हैं इन पे हतमी फ़ैसला करने से रोकने के पाबंद कर देते हैं। ये फ़ैसला हो गया है। एक और बड़ा इंतहाई अहम केस है। उस केस से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक बड़े मशहूर व मारूफ जज थे और जो उमूमी तौर पे जिनके बारे में तासुर था कि वो बाएं बाजू के जज हैं, उनके नज़रियात भी उससे मिलते थे। जस्टिस सेठ वक़ार रिटायर्ड तो नहीं हुए थे जब वो चीफ़ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे। इसी दौरानिए में कोरोना के बाइस उनका इंतकाल हो गया था। सेठ वक़ार वो जज हैं, आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ से मुतालिक जो केस था, उस केस में उन्होंने बड़ी सख्त किस्म की अपना फ़ैसला दिया था परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़। और फिर एक टाइम में जब वो पेशावर हाई कोर्ट में थे तो उनके कुछ फ़ैसले ऐसे थे जिनके बाइस तकरीबन 150-200 के करीब जो दहशतगर्द हैं जिनको बरी कर दिया गया था, और वो लोग वापस गए और वापस जाके उन्होंने उसी सारे धारे में शामिल हुए और फिर से पाकिस्तान की में दहशतगर्द जो सरगर्मियाँ हैं उनमें मुलव्वस हुए। मैं एक मोटी मोटी बात करना चाहूँगा। ये जो सिविलियन का केस है, इसको मिलिट्री कोर्ट में चलाने का जो फ़ैसला है, यानी सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला दिया कि सिविलियन का केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकता, इसमें बहुत से अभाम हैं। जो आर्मी एक्ट है, आर्मी एक्ट की जिस शेख को उन्होंने कलअदम करार दिया है वो 1967 की तरमीम है। सवाल तो ये भी है कि 50-60 साल के बाद हमारी सुप्रीम कोर्ट को ये याद आई कि ये बात ठीक नहीं है और अब आपने उसको कलअदम करार दे दिया है। दूसरी इम्पॉर्टेंट नुक्ता ये भी है कि अगर जिस तरह ये जस्टिस सेठ वक़ार का फ़ैसला था और अदम सबूत की बुनियाद पे वो लोग बरी हो जाते हैं और फिर वो इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्वस होते हैं, और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि पाकिस्तानी कौम ने जो दहशतगर्दी का दौरानिया देखा है, एक दिन में 5-5 6-6 धमाके, और बतौर न्यूज़ एंकर हमने वो कवर किया है वो सारा दौर। उससे अज़ियतनाक, उससे कर्बनाक APS का मामला है, मुख्तलिफ़ जेलें तोड़ने का वाक़यात हैं, लारी अड्डों के धमाके हैं, अस्पतालों के धमाके हैं, स्कूलों के हैं, कॉलेजेस के हैं, चर्चेस के हैं, मसाजिद के हैं। एक लंबी तारीख़ है और वो दौर आपने भी और मैंने भी अपनी आंखों से देखा है। और अब जब कभी तसव्वुर में भी वो टाइम आता है तो हम कांप उठते हैं। तो आई थिंक ये जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं इनके बारे में कुछ मामलात या हमारी जो जुडिशरी है उसको ज़रा अपनी ख़यालात को रिकंसाइल करना होगा, अदरवाइज़ मामलात जो हैं वो गड़बड़ रहेंगे। और इसमें बहुत सी बहस है, बहुत से मामलात हैं। अगर हम चल निकलें फिर हमारी जो अदलिया है, अगर हम वो देखें तो 129 नंबर है मेरा ख्याल लॉ एंड जस्टिस इंडेक्स जो लास्ट रिपोर्ट आई थी। यानी हमारा निज़ाम इंसाफ इतना कमज़ोर है। हमारे यहाँ जजेस के साथ ऑर्डनरी से लोग वकला के कपड़े पहन के उनके लिबादे में जाके बदतमीज़ी करके आ जाते हैं। हमारे यहाँ इस तरह के केसेस लेने से जजेस इनकार कर देते हैं। सो एक तकाज़ा वक्त यही है कि इसके समरात माजी में भी पाकिस्तान को मिलते रहे हैं और अब भी पाकिस्तान को आई थिंक, जो मैं सिर्फ 9 मई के कंटेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। देखें 9 मई तो एक सीधा साधा केस है, उसमें जो लोग मुलव्वस हैं, जिन्होंने तौहीन की है शुहदा के मुजस्समों की, जिन्होंने कुछ और किया है, उनको लिए कानून के मुताबिक सिलसिला चलना चाहिए। लेकिन जो स्पेसिफ़िकली जो कंडक्ट दहशतगर्दी के ज़ुमरे में आते हैं उस पर हमें ज़रूर सोचना चाहिए। दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं जी। मैंने कहा था मुस्लिम लीग नून ने टिकटों के लिए दरख्वास्तें वसूल करना शुरू कर दी हैं और नवाज शरीफ साहब खुद इंटरव्यू करेंगे। अब इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में वैसे तो 3 लोग हैं जो लाइमलाइट में हैं और तीनों के गिर्द पाकिस्तान की सियासत घूमती है। एक नवाज शरीफ, दूसरे इमरान खान, तीसरे आसिफ जरदारी। इमरान खान कैनवस पे इसलिए नहीं है कि अदालतों ने उन्हें सज़ा दे दी है
और अब वो सज़ा भुगत रहे हैं। और अभी तक का जो माहौल है, जो हालात हैं, उसमें वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते, क्योंकि वो एक जुर्म में उन पे साबित हो चुका है, जुर्म अंग्रेज़ी में जिसे कहते हैं कि वो कन्विक्टेड हैं। और कन्विक्शन के बाद अब वो 5 साल के लिए पाकिस्तान के कानून के मुताबिक नाअहल हैं। नवाज़ शरीफ साहब भी अभी तक नाअहल हैं, वो भी आज का जो दिन है, आज का जो वक्त है, उस वक्त तक इलेक्शन नहीं लड़ सकते। लेकिन जो हालात बता रहे हैं, जो वाक़यात बता रहे हैं कि नवाज़ शरीफ साहब के लिए अब राह हमवार हो रही है और जिस तरह उनकी अपीलें अब समात के लिए मंजूर हैं। आसिफ ज़रदारी वो शख्स हैं कि जिन पे किसी किस्म का कोई जुर्म नहीं है, जो इल्ज़ामात भी हैं वो अभी तक साबित नहीं हो सके। और ख़ैर उनकी जेल की या उनकी जमात की कुर्बानियों की एक लंबी तारीख़ है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फांसी थी उसको अदालती कत्ल कहा जाता है। बेनज़ीर भुट्टो 27 दिसंबर 2007 को रावलपिंडी के लियाकत बाग में शहीद हुई और उसके बाद फिर आसिफ ज़रदारी प्रॉपरली आते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का चार्ज संभालते हैं। और आसिफ ज़रदारी का पहला कारनामा ये है, जो जब वो मुल्की सतह के लीडर बनते हैं तो उन्होंने उन हालात में जब पूरे मुल्क में आग लग चुकी थी, रेलवे स्टेशन जल रहे थे, ज्वेलर्स की दुकानें लुट चुकी थी, बाज़ार जल चुके थे, गाड़ियां, अमलाक सब कुछ तोड़ फोड़ हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी के चाहने वालों ने कोहराम मचा दिया था, उस वक्त आसिफ ज़रदारी ने ऐसे वक्त में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया जब पाकिस्तान जिंदाबाद की ज़रूरत थी। नंबर 1 उनका तो किरदार या उनका जो क्राइटेरिया बनता है वो ये बनता है। उसके बाद जब वो सदर बन गए तो अपने जो इख्तियारात थे सदर के पास, 58(2)B का ख़ात्मा और दीगर, और वो वज़ीर आज़म को जो पार्लिमान है उसको उन्होंने वक़्त दी। तीसरा, लोग कहते हैं कि आसिफ ज़रदारी बड़ा चालाक आदमी है और नवाज़ शरीफ के बारे में ये कहा जाता है कि नवाज़ शरीफ जो हैं वो उतने चालाक नहीं हैं जितने आसिफ ज़रदारी हैं। लेकिन अब जो सारी पिक्चर अनफोल्ड हुई है उसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि आसिफ ज़रदारी चालाक नहीं है, वो दूरअंदेश तो है, लेकिन नवाज़ शरीफ चालाक आदमी है। नवाज़ शरीफ की चालाकी का अंदाज़ा आप लगा लीजिए कि आपके भाई ने मिलकर हुकूमत बनाई 10-11 जमातों के साथ, आप मुल्क में वापस आ चुके हैं, 2 हफ्ते होने को हैं, और आप वो जिस कौमी सियासत की और मिलकर मुल्क पाकिस्तान को बहरानों से निकालने की जो आप बात करते थे, अभी तक आपने तो किसी से टेलीफोनिक रब्ता नहीं किया। आपने PDM के सरबराह जिनके तोफ़ैल आपको हुकूमत मिली, मौलाना फजलुर रहमान, उनसे भी रब्ता नहीं किया। आपका आसिफ ज़रदारी से भी रब्ता नहीं हुआ, आपका महमूद अचकज़ई से भी रब्ता नहीं हुआ, आपका असफंदियार वली ख़ान से भी रब्ता नहीं हुआ, आपका सिराजुल हक से भी रब्ता नहीं हुआ, आपका किसी से रब्ता नहीं हुआ। क्या आप समझते हैं या नून लीग ये समझ रही है कि ऐसे में जब वो रब्ता करेंगे तो उन्हें इसका पॉलिटिकल लॉस होगा? क्योंकि अब इंतखाबी दंगल है तो दंगल में तो एक दूसरे को ललकारना है, एक दूसरे को मलामत करनी है। लेकिन उसके मुकाबले में मैं अगर आसिफ ज़रदारी साहब की बात करूं तो उन्होंने एक बात की कि अब मैंने मुल्तान में घर ले लिया है। क्या ही खूब होता कि लाहौर के वस्त में जो आप घर लेना चाह रहे थे तो आप घर ले लेते। लेकिन बहुत से काम हैं जिनका सहरा जाता है। तकाबुल करें तो जुर्रत आसिफ ज़रदारी थोड़ी ज़्यादा कर जाते हैं। पाक ईरान गैस पाइपलाइन जो पाकिस्तान को इस वक्त भी ज़रूरत है, अगर वो मुकम्मल कर ली जाए तो यकीन मानिए कि हमें जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाती है उसके बायस हमारी इंडस्ट्री नहीं चलती, इंडस्ट्री नहीं चलती तो एक्सपोर्ट नहीं होती, एक्सपोर्ट नहीं होती तो उसके लिए रॉ मटेरियल नहीं आता, इंपोर्ट नहीं होती, रेवेन्यू शॉर्टफॉल होता है। मतलब वी आर डिपेंडेंट ऑन इंडस्ट्री। वो अगर हो जाए मंसूबा, उसको पाए तकमील तक पहुँचा दिया जाए। अमरीकी पाबंदियों के बावजूद उन्होंने किया। इवन चीन के सफ़ीर ने CPEC का बानी कहा था आसिफ ज़रदारी को। गवादर जो है उसको सिंगापुर से लेके चीन के हवाले किया था। ये बहुत से कारनामे हैं शायद जिनको लोग गिनते नहीं हैं। उसके मुकाबले में मुस्लिम लीग नून की बात करें, CPEC को फिर आगे बूस्ट दिया, उन्होंने सड़कें बनाई, सब कुछ किया, लेकिन ये बुनियाद कहीं और डली थी। लेकिन मैं सियासी एतबार से बात कर रहा हूँ। आसिफ ज़रदारी, बिलावल भुट्टो बात कर रहे हैं, इलेक्शन से मुतालिक भी बात कर रहे हैं, दीगर पहलुओं पर भी बात कर रहे हैं। इस वक्त मैं समझता हूँ कि शायद तकलीद करनी होगी नवाज़ शरीफ साहब को। इसाक डार साहब ने कहा कि इलेक्शन के बाद भी हमारा बयानिया मफामत का होगा। अगर आपने मफामत करनी है तो फिर आपको सबको बुलाना चाहिए, आपको सबको बिठाना चाहिए, आपको बात करनी चाहिए। वो वादे जो शायद PDM हुकूमत से पहले या तहरीक अदम एतमाद लाते हुए किए गए थे उनको इफ़ा करना चाहिए। और हालात हैं, पॉलिटिकल वेव है, पंजाब की डायनामिक्स मुख्तलिफ हैं। पंजाब में नून लीग है, उसके बाद PTI का वोट बैंक है,
IPP को अब सरवर खान के बाद हम ये देख रहे हैं कि इलेक्टेबल्स भी जाना शुरू हो गए हैं। लेकिन यहाँ पे चालाकी से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे दूरंदेशी से काम चलेगा। असली हकीकी मुफाहमत जो आसिफ जरदारी किसी दौर में करते रहे हैं उससे काम चलेगा। वरना पाकिस्तान, अगर आप इलेक्शन जीत भी जाते हैं और एक जमात, बड़ी जमात जो पॉपुलर है वो इलेक्शन में आती ही नहीं है, तो 6 महीने बाद, 7 महीने बाद वो लोग फिर सड़कों पे होंगे। आप वैसा ही परफॉर्म करेंगे जैसा 16 महीने में भी किया है। सो इन बातों पे मैं समझता हूँ कि ज़रा गौर व खोज करना चाहिए। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।